चलिए आज की इस गहरी पड़ताल को शुरू करते हैं। हमारे पास न्यूज़ आर्टिकल्स का आप कह सकती हैं एक पूरा ज़ख़ीरा है, कुछ कानूनी विश्लेषण है और यहाँ तक कि एक यूट्यूब चैनल की पूरी केस स्टडी भी है। और ये सब जुड़े हैं एक ही कहानी से। हाँ, एक ऐसी कहानी जो पबजी के एक वर्चुअल बैटलफील्ड पर शुरू हुई और दुनिया की सबसे तनावपूर्ण सरहदों में से एक को पार कर गई। एक तरफ है पाकिस्तान के कराची शहर की सीमा हैदर और दूसरी तरफ भारत के ग्रेटर नोएडा के सचिन मीणा। अब सवाल ये है कि क्या ये वाकई एक सीधी सादी सरहदों को ना मानने वाली प्रेम कहानी है या फिर इसकी परतों के नीचे अवैध अप्रवासन, राष्ट्रीय सुरक्षा का खतरा और एक बहुत बड़ा मीडिया का तमाशा भी छिपा हुआ है। बिल्कुल, आज हमारा मकसद इसी कहानी के हर पहलू को खंगालना है। ऑनलाइन रोमांस की गलियों से लेकर एंटी टेररिस्ट स्क्वाड यानी एटीएस के पूछताछ वाले कमरे तक, और फिर वहां से निकलकर सोशल मीडिया की चकाचौंध भरी दुनिया तक। देखते हैं कि इन सभी स्रोतों को मिलाकर आखिर तस्वीर बनती क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं 2019 से। जी। दुनिया एक ऑनलाइन गेम में डूबी हुई थी, पबजी। कराची में 30 साल की सीमा गुलाम हैदर भी अपना ज्यादातर वक्त इसी गेम में बिताती थीं। और उनसे करीब 1100 किलोमीटर दूर ग्रेटर नोएडा के एक छोटे से गांव रबूपुरा में 25 साल के सचिन सिंह भी इसी गेम के दीवाने थे। और यहीं गोलियों और वर्चुअल लड़ाइयों के बीच इनकी दोस्ती हो गई। कहते हैं कि वो हर रात 3-4 घंटे एक टीम बनाकर खेलते थे। बिल्कुल, ये दोस्ती जल्द ही फोन नंबर एक्सचेंज करने और व्हाट्सएप पर लंबी लंबी बातों में बदल गई और यहीं पर कहानी का कह सकते हैं पहला गियर बदला। उस वक्त सीमा शादीशुदा थी, है ना? हाँ, शादीशुदा थी, 4 बच्चों की माँ थी और उनके पति गुलाम हैदर काम के सिलसिले में सऊदी अरब में रहते थे। सीमा का कहना है कि उनकी शादी में प्यार नहीं था और सचिन से बात करके उन्हें एक ऐसा साथी मिला जिसे वो हमेशा से खोज रही थी। तो ये सिलसिला ऑनलाइन चलता रहा लगभग 3 साल तक। 3 साल। और फिर उन्होंने फैसला किया कि अब मिलना ही होगा। लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच ये इतना आसान कहाँ था, तो उन्होंने एक न्यूट्रल ग्रामीण चुना, नेपाल। सही। मार्च में वो पहली बार काठमांडू के एक होटल में मिले। और वो 7 दिन शायद उनकी जिंदगी के सबसे अहम दिन थे। वही उन्होंने तय कर लिया कि अब उन्हें हमेशा साथ रहना है। ये सिर्फ एक ऑनलाइन रिश्ता नहीं था, ये अब हकीकत बन चुका था। अब सवाल था कैसे? और यहीं पर कहानी एक फिल्मी मोड़ लेती है। भारत आने का प्लान, और कोई सोचेगा कि कोई बड़ा एजेंट होगा, कोई नेटवर्क होगा, कोई तगड़ी प्लानिंग होगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। नहीं, उन्होंने रास्ता खोजा यूट्यूब से। ये सुनने में ही कितना अजीब लगता है कि कोई दुनिया की सबसे संवेदनशील सरहदों में से एक को पार करने की प्लानिंग यूट्यूब ट्यूटोरियल देख के कर रहा है। बिल्कुल अजीब है। और यही बात सुरक्षा एजेंसियों को भी सबसे ज्यादा खटकती है। मई 2023 में सीमा ने प्लान को अंजाम दिया। कैसे? वो अपने 4 बच्चों को लेकर कराची से दुबई गईं, फिर दुबई से नेपाल पहुंची और वहां पोखरा के रास्ते एक बस पकड़कर भारत की सीमा में दाखिल हो गईं। और इसमें खर्चा भी तो काफी हुआ था। हाँ, सुनने में आया है कि इस पूरे सफर में उनका करीब 12 लाख का खर्चा हुआ। 12 लाख! ये भी अपने आप में एक सवाल है कि ये पैसा कहाँ से आया। खैर, वो सीमा सुरक्षा बलों को चकमा देने में कामयाब रहीं। शायद इसलिए कि किसी ने 4 बच्चों के साथ अकेली सफर कर रही एक महिला पर शक करना जरूरी नहीं समझा। हाँ, हो सकता है। और ये हमारे सिस्टम की एक बड़ी खामी को भी दिखाता है। खैर, भारत आकर वो सीधे पहुंची ग्रेटर नोएडा के रबूपुरा गांव, जहां सचिन ने पहले से ही एक मकान किराए पर ले रखा था। जी। उन्होंने मकान मालिक को बताया कि ये उनकी पत्नी है और उनकी कोर्ट मैरिज हो चुकी है। कुछ हफ्तों तक तो सब ठीक चला। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तब आया जब उन्होंने इस रिश्ते को कानूनी नाम देने की सोची। बिल्कुल। वो शादी के रजिस्ट्रेशन के लिए एक वकील के पास पहुंचे और वही वकील जो उनकी मदद करने वाला था, वो पुलिस का मुखबिर बन गया। अच्छा। जी। वकील को जैसे ही पता चला कि सीमा पाकिस्तानी नागरिक हैं और बिना वीजा के भारत में हैं, उसने पुलिस को खबर कर दी। और फिर 4 जुलाई 2023 को पुलिस ने एक्शन लिया। हाँ, सीमा को फॉरेनर्स एक्ट के तहत अवैध रूप से भारत में घुसने के लिए और सचिन और उनके पिता नेत्रपाल को एक अवैध अप्रवासी को पनाह देने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। तो एक पल को लगा कि प्रेम कहानी का दुखद अंत हो गया। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, कुछ ही दिनों में 7 जुलाई को एक स्थानीय अदालत ने उन्हें जमानत दे दी और बाहर आते ही उन्होंने शादी कर ली। लेकिन कानूनी मुसीबतें तो बस शुरू हुई थीं। सही कहा।
असली कानूनी लड़ाई तो तब शुरू हुई जब सऊदी अरब में बैठे सीमा के पहले पति गुलाम हैदर ने सीन में एंट्री मारी। अच्छा। उन्होंने एक भारतीय वकील के जरिए जेवर की अदालत में एक मुकदमा दायर कर दिया और इल्जाम भी कोई छोटे मोटे नहीं थे। क्या इल्जाम थे? धोखाधड़ी, जालसाजी, धर्म के आधार पर दुश्मनी को बढ़ावा देना और आपराधिक साजिश। और उनका सबसे बड़ा दावा तो ये था कि उनका और सीमा का कभी तलाक हुआ ही नहीं है। बिल्कुल। और अगर ये सच है तो सीमा की सचिन से शादी अपने आप में गैर कानूनी हो जाती है। तो इसके जवाब में सीमा के वकील ने क्या किया? उनके वकील एपी सिंह ने एक बहुत ही अनोखी कानूनी दलील अदालत के सामने रखी। उन्होंने कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, जिसे सीपीसी कहते हैं, उसकी धारा 83 का हवाला दिया। ये धारा 83 क्या कहती है? ये काफी दिलचस्प है। ये धारा कहती है कि अगर कोई व्यक्ति किसी ऐसे देश का नागरिक है जो भारत के साथ युद्ध की स्थिति में है तो उसे भारतीय अदालतों में मुकदमा करने का अधिकार नहीं है। ओहो। हाँ, तो वकील का तर्क ये था कि तकनीकी रूप से पाकिस्तान के साथ भारत के रिश्ते इतने तनावपूर्ण हैं कि उसे इस परिभाषा में रखा जा सकता है। अब ये दलील कितनी मजबूत है, इस पर तो अदालत फैसला करेगी। लेकिन इसने केस में एक नया एंगल जरूर जोड़ दिया। बिल्कुल। तो एक तरफ ये पारिवारिक और कानूनी ड्रामा चल रहा था, लेकिन मामला सिर्फ अवैध अप्रवासन तक ही सीमित नहीं रहा। जल्दी इस कहानी में एक ऐसी एजेंसी की एंट्री हुई जिसने पूरे मामले को राष्ट्रीय सुरक्षा के चश्मे से देखना शुरू कर दिया। उत्तर प्रदेश की एंटी टेररिस्ट स्क्वाड यानी एटीएस। और उनकी एंट्री की वजह भी थी, है ना? हाँ, ठोस वजह थी। जब एटीएस ने सीमा और सचिन से पूछताछ शुरू की तो कई बातें सामने आईं जो किसी के गले नहीं उतर रही थीं। सबसे पहली चीज थी सीमा का आत्मविश्वास। आत्मविश्वास मतलब अधिकारियों के मुताबिक वो हर सवाल का जवाब बिना घबराए बहुत सधे हुए अंदाज में दे रही थी। एक तरह से कुछ ज्यादा शांत थी। और एक और चीज जो जांच एजेंसियों के लिए बड़ा रेड फ्लैग थी, वो थी सीमा की हिंदी। हाँ, और सिर्फ हिंदी नहीं बल्कि जिस तरह के शब्द वो इस्तेमाल कर रही थी, काफी क्या कहते हैं, परिष्कृत, सोफिस्टिकेटेड। एटीएस को ये बहुत अजीब लगा कि बिना ज्यादा औपचारिक शिक्षा के कराची में पली बड़ी कोई महिला इतनी साफ और साहित्यिक हिंदी कैसे बोल सकती है। ये अपने आप में शक पैदा करने के लिए काफी था। पूछताछ में कुछ और भी संदिग्ध बातें सामने आई थीं। सही कहा। हाँ, कई चीजें थीं जो एक साथ मिलकर एक बहुत ही चिंताजनक तस्वीर बना रही थी। जैसे कि पहली बात, उनके पासपोर्ट जारी होने की तारीख 8 मई थी और उन्होंने 10 मई को ही पाकिस्तान छोड़ दिया। बस 2 दिन में। हाँ, इतनी जल्दी पासपोर्ट बनना और तुरंत देश छोड़ देना, ये टाइमिंग बहुत संदेहास्पद है। और सोशल मीडिया वाला एंगल भी तो था। बिल्कुल। जांच में पता चला कि उन्होंने सोशल मीडिया पर कुछ भारतीय सैन्य अधिकारियों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भी भेजी थी। अब ये अनजाने में भी हो सकता है, लेकिन खुफिया एजेंसियों की दुनिया में ये हनी ट्रैप का एक जाना माना तरीका है। और यहीं पर ये कहानी एक प्रेम कहानी से निकलकर एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रिलर बन जाती है। तो आपने बिल्कुल सही कहा। एक पल में आप प्यार मोहब्बत की बात कर रहे हैं और अगले ही पल आईएसआई के कोड वर्ड्स की। मतलब एटीएस ने कोड वर्ड्स के बारे में भी पूछा? जी, उन्होंने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़े कुछ कोड वर्ड्स के बारे में भी सीधे सीधे सवाल किए, जैसे कि फूफी, जो आईएसआई को जानकारी देने वाले के लिए इस्तेमाल होता है, और फ्रूट, जो पैसे के लिए कोड वर्ड है। और सीमा का क्या जवाब था? सीमा ने जाहिर तौर पर इन सब के बारे में कोई भी जानकारी होने से इनकार कर दिया। लेकिन ये सवाल पूछे जाने ही बताता है कि एजेंसियां इस मामले को कितनी गंभीरता से ले रही थीं। तो साफ है कि ये केस फॉरेनर्स एक्ट 1946 और सिटीजनशिप एक्ट 1955 जैसे कानूनों की अहमियत को भी रेखांकित करता है। ये कानून सिर्फ कागजी कार्रवाई नहीं है, ये देश की सुरक्षा से जुड़े हैं। निश्चित रूप से अधिकारियों की सबसे बड़ी चिंता यही है कि जिस रास्ते और जिस तरीके से सीमा भारत आई, अगर वो रास्ता इतना ही आसान है तो उसका इस्तेमाल कोई भी कर सकता है। बिल्कुल, कोई आतंकवादी संगठन या आपराधिक गिरोह भी तो कर सकता है। सीमा का केस उस खतरे का एक जिंदा उदाहरण बन गया है। तो ये सब तो चल रहा था बंद कमरों में एटीएस की पूछताछ और वकीलों की दलीलों के बीच, लेकिन बाहर एक पूरी तरह से अलग कहानी लिखी जा रही थी, कैमरों की रोशनी में, है ना? मतलब वो रातों रात सेलिब्रिटी बन गए। ये इस कहानी का सबसे आधुनिक और शायद सबसे हैरान करने वाला पहलू है। एक तरफ एटीएस उनसे राष्ट्रीय सुरक्षा पर सवाल कर रही थी और दूसरी तरफ देश की जनता उन्हें यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर रही थी। उनका चैनल है @SeemaSachin10। हाँ, और वो देखते ही देखते वायरल हो गया। आज उनके 20 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। ये क्या बताता है हमारे समाज के बारे में कि हमें एक अच्छी मसालेदार कहानी से मतलब है, चाहे वो कानूनी हो या नहीं। शायद ये दिखाता है कि आज की दुनिया में कोई भी कहानी कितनी भी गंभीर क्यों ना हो, आखिर में एक कंटेंट बन जाती है। उन्होंने अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को एक पब्लिक रियलिटी शो बना दिया है।
बिल्कुल, घर का काम करना, तुलसी की पूजा करना, करवा चौथ और तीज जैसे त्योहार मनाना, बच्चों के साथ खेलना, और लोग ये देख रहे हैं। और कमाई भी तो हो रही है इससे। एक रिपोर्ट के मुताबिक YouTube से होने वाली कमाई ही अब उनका घर चला रही है। यहाँ तक कि उन्होंने इसी कमाई से एक नया मकान भी बनवा लिया है। कमाल है। मतलब जिस कहानी पर देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसियां काम कर रही हैं, उसी कहानी को बेचकर वो अपना घर बना रहे हैं। और बात सिर्फ YouTube तक नहीं रुकी। उन पर तो एक फिल्म भी बन रही है, कराची टू नोएडा। हाँ, फिल्म निर्माता अमित जानी ये फिल्म बना रहे हैं। जी, उन्होंने तो कहानी का दूसरा पक्ष जानने के लिए गुलाम हैदर को भारत आने का न्योता तक दे डाला था। एक समय था जब सोशल मीडिया पर एक तरह की जंग छिड़ी हुई थी। बिल्कुल, गुलाम हैदर भी रोज YouTube पर लाइव आते थे, सीमा के वीडियो का जवाब देते थे, अपने बच्चों की वापसी के लिए गुहार लगाते थे। लेकिन अब वो कहाँ है? अब तो सिर्फ सीमा और सचिन ही दिखते हैं। और यही डिजिटल दुनिया की हकीकत है। जैसे जैसे सीमा की लोकप्रियता बढ़ती गई, गुलाम हैदर की आवाज दबती चली गई। अब वो सोशल मीडिया से लगभग गायब हो चुके हैं, जबकि सीमा एक स्थापित इन्फ्लुएंसर बन चुकी हैं। उन्होंने अपनी कहानी का नैरेटिव पूरी तरह से अपने कंट्रोल में ले लिया है। सही कहा। तो ये तो हुए कानून, जांच और सोशल मीडिया की बातें। लेकिन इन सब के बीच रबुपरा के उस छोटे से घर में एक और दुनिया बस रही थी, उनकी निजी जिंदगी की। बिल्कुल, भारत आने के बाद सीमा ने न सिर्फ हिंदू धर्म अपनाया, बल्कि वो पूरी तरह से यहाँ के रीति रिवाजों में ढलने की कोशिश कर रही हैं। हाँ, मैंने भी उनके वीडियो देखे हैं। वो साड़ी पहनती हैं, मांग में सिंदूर लगाती हैं और हर हिंदू त्योहार को धूमधाम से मनाती हैं। ये उनकी एक नई पहचान बनाने की कोशिश है। और उनका परिवार भी बढ़ रहा है, जो इस कहानी को और भी पेचीदा बनाता है। सही कहा। खबरों के मुताबिक मार्च 2025 में उन्हें सचिन से एक बेटी हुई, जिसका नाम उन्होंने मीरा रखा। और फिर से हाँ, दिसंबर 2025 की रिपोर्ट्स के अनुसार वो फिर से गर्भवती थीं और फरवरी 2026 में उनके दूसरे बच्चे का जन्म होना था, जो सीमा का छठा बच्चा होगा। ये बच्चे जो भारत में पैदा हुए हैं, वो तो जन्म से ही भारतीय नागरिक हैं? जी बिल्कुल। तो क्या ये उनके केस को प्रभावित करता है? क्या भारतीय बच्चों की मां होने से उन्हें नागरिकता मिलने में आसानी होगी? ये एक बहुत ही जटिल कानूनी सवाल है। सीधे तौर पर ऐसा कोई नियम नहीं है। उन्होंने भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन तो किया है, लेकिन वो लंबित है। हाँ, वो मामला अभी भी गृह मंत्रालय में लंबित है और उनका भविष्य हाल ही में हुए एक काल्पनिक आतंकी हमले के बाद और भी अनिश्चित हो गया है। उस हमले के बाद भारत सरकार ने सार्क वीजा पर रह रहे सभी पाकिस्तानी नागरिकों को 48 घंटे के अंदर देश छोड़ने का आदेश किया था। जी। लेकिन सीमा तो वीजा पर है ही नहीं, तो ये आदेश उन पर सीधे तौर पर लागू नहीं होता। नहीं होता, लेकिन ऐसी घटनाओं से देश में जो माहौल बनता है वो उनके खिलाफ जाता है। जब पाकिस्तान को लेकर देश में इतना गुस्सा और तनाव हो, तो सरकार के लिए किसी पाकिस्तानी नागरिक को जो अवैध रूप से देश में आया हो, उसे भारतीय नागरिकता देने का फैसला लेना राजनीतिक रूप से बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आखिर में हम सीमा हैदर को किस नजर से देखें? एक प्रेमिका जो अपने प्यार के लिए हर दीवार तोड़कर आ गई, एक शातिर जासूस, एक मजबूर माँ, या फिर एक स्मार्ट सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर? शायद वो इन सभी का एक मिला जुला रूप है। हर किरदार अपनी अपनी कहानी सुना रहा है। सीमा अपनी, सचिन अपनी, गुलाम हैदर अपनी और जांच एजेंसियां अपनी। सचिन सभी कहानियों के बीच कहीं छुपा हुआ है और शायद वो कभी पूरी तरह से सामने ना आए। हो सकता है। तो आज हमने देखा कि सीमा और सचिन की कहानी सिर्फ एक क्रॉस बॉर्डर लव स्टोरी से कहीं ज्यादा गहरी और जटिल है। इसमें कानून है, राष्ट्रीय सुरक्षा की चिंताएं हैं, मीडिया का ग्लैमर है और इंसानी रिश्तों का ड्रामा भी है। सीमा भारत में सचिन और अपने बच्चों के साथ एक नई जिंदगी बना तो रही हैं। YouTube पर उनकी दुनिया फल फूल भी रही है, लेकिन उनके सिर पर हमेशा एक तलवार लटकी हुई है। उनकी नागरिकता की अर्जी पर सरकार का एक फैसला। हाँ, एक फैसला उनकी पूरी दुनिया को पलट सकता है। और ये कहानी हम सब के लिए एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है। इंटरनेट के जरिए जुड़ी हुई लेकिन जमीनी सरहदों से बंटी हुई इस दुनिया में नागरिकता, पहचान और अपनेपन का असली मतलब क्या है? और जब किसी की निजी जिंदगी एक राष्ट्रीय तमाशा बन जाती है, तो उसकी कहानी का अंत कौन लिखता है? वो इंसान खुद, देश का कानून, या फिर हम और आप, यानी जनता की राय?